गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर 2। कल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लिया था। याद रखना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस UI माइनस UF होता है। चाहे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, स्प्रिंग हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस UI माइनस UF। अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच का सेपरेशन R है तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है K क्यूब Q by R। कैपिटल Q एंड स्मॉल q विल बी प्लेस्ड विद देयर साइन। इनको विद साइन प्लेस करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव प्लेस करना है। क्या यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई थी? यस सर। टू पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी R पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। डेफिनेशन लोग लिख चुके थे इसकी। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बातें समझने की ट्राई करेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज का। ये कैपिटल Q चार्ज है, ये स्मॉल q चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। ये फिक्स्ड है और इसका मास है m, और ये वाला चार्ज जो है वो फ्री टू मूव है। आप लोगों को सोच समझ के आंसर देना है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इफ नेम द A and B, if B is released from rest, अगर B को रेस्ट से रिलीज करोगे then find velocity of B when separation between them becomes number 1 2R, number 2 infinity। B को रिलीज कर दिया है, B को रिलीज किया, इनिशियल सेपरेशन R है, ये फिक्स्ड है। आपको बतानी है B की स्पीड, इसका मास है m। आपको B की स्पीड बतानी है जब सेपरेशन R से 2R हो जाएगा, 3R हो जाए, 4R जैसे बता सकते हैं, और दोनों के बीच में जब सेपरेशन इन्फिनिटी हो जाए। स्पीड बतानी है। सोचिए बच्चों कैसे करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप लोग आंसर निकाल पाएंगे? ये वाले फॉर्मूले से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ जाएगी? लेकिन हमें क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड को कैसे लिंक अप करें? काइनेटिक एनर्जी लेके आए। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कैसे करें? इस स्टेटमेंट को लिखे कैसे कि किसी तरीके से आंसर निकल जाए? तो आपके पास कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है और वर्क डन बाय सब फोर्सेस का आता होता है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा है। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्या आप सब बच्चों को ये लाइन समझ में आ गई है? ये वाला पार्टिकल तो कभी हिलेगा ही नहीं, ये पार्टिकल इधर जाएगा और इस पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्या तुम सबको समझ में आ गया? सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन्वॉल्व है। एक्चुअल में फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं उसमें इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इस पर भी इलेक्ट्रिकल फोर्स है, लेकिन ये भाग नहीं सकता तो हिंज का फोर्स है। जब इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो इसमें तो कोई वर्क होगा ही नहीं, ये तो फिक्स्ड है, चल रहा है सिर्फ ये। इलेक्ट्रिकल का वर्क तो सिर्फ इसी पे आएगा। आया ना? मैं जवाब दे दीजिए बच्चों। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल यानी कंजर्वेटिव का वर्क वो हमेशा रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, UI माइनस UF होता है बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। हाँ ना? मैं जवाब दे दीजिए बच्चों, समझ में आ गया क्या? इसको लिख लेते हैं आंसर को। पहला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा इतना। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 2R। जब सेपरेशन R से 2R हो गया तो पोटेंशियल में यहाँ पे 2R आएगा। तो UI माइनस UF इक्वल टू K
के फाइनल में मान लो उसकी स्पीड v हो चुकी है छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, इसकी स्पीड 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, k q q by 2r इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दिया तो v की वैल्यू आ गई k q q by mr अंडर रूट। क्या आप बच्चों को आंसर समझ में आ गया है? हाँ ना में जवाब दे दीजिए बच्चों। माइनस नहीं आएगा? माइनस क्यों आएगा बेटे, कोई चार्ज नेगेटिव लेंगे अपन? नहीं, ये माइनस ये है ना, ये माइनस ये है, 0 माइनस आपने जीरो क्यों बोल रहे हो ना, u इनिशियल माइनस u फाइनल में इस क्वेश्चन का u इनिशियल कितना है बेटा? तुम क्या इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आई हो या तुमने r से छोड़ के 2r सेपरेशन तक भेजा, ये बताओ। तुम्हारे दिमाग में कल वाला आर्टिकल आ गया कि कल दूसरा आपने ui 0 बताया था, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उस केस में चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से r तक लेके आए थे, u इनिशियल u इन्फिनिटी का 0 था, क्या ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे है? तो ये u इन्फिनिटी तो नहीं है ना, ये कौन सी पोजीशन का u है, ये r पोजीशन का u है, और ये कौन सी पोजीशन का u है, ये 2r पोजीशन का u है। क्या समझ में आया तुम्हें? तुम यही सोच रहे थे ना कि ui 0 क्यों नहीं बना, कारण समझ में आ गया। अच्छा, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगी बेटा? किसको 0 लिखोगी, ui को या uf को? uf को, क्योंकि ui तो अभी भी ये रहेगा, इनिशियल कंडीशन तो ये तरह के इस क्वेश्चन की, ये तो नई क्वेश्चन कर रहे हैं, कल वाला डायरेक्शन थोड़ी ले रहे हैं। ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। कहा है कि व्हेन सेपरेशन बिकम्स दिस, तो फाइनल सिचुएशन सो ये बने दो केसेस की। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन लिखा जाएगा k q q by r minus 0, क्योंकि k q q by infinity इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। क्या यहाँ से भी सेकंड केस का भी आ जाएगा आपके पास? समझ में आ गया आप सब बच्चों को? ध्यान से नोट कर लीजिए। ये वाली बात तो कल वाली बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। डायग्राम में क्वेश्चन की वर्डिंग लिखनी है यहाँ तक, फिर ये सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी दो पार्टिकल सिस्टम की आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को लिखा है। अगर आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम से ज्यादा पार्टिकल्स हो, दो पार्टिकल की बजाय ज्यादा पार्टिकल इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन आपके पास ये तीन चार्जेस हैं which are placed at the vertices of an equilateral triangle of a side A। कहा गया है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तीन चार्जेस पड़े Q Q Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। पहली बार आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे तो प्रोसेस सीख लीजिए। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टेक charges from infinity one by one to create a system and add all work done। याद रखिए बच्चों, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टेक चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी वन बाय वन टू क्रिएट द सिस्टम। देखते क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है। आपके पास ये इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से एक क्यू चार्ज को आप पकड़ के यहां तक लेके आए, तो ये फर्स्ट चार्ज है। फर्स्ट चार्ज को लाने में यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई काम नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जिसके अगेंस्ट वर्क किया जाए।
पहले तो क्यू पढ़ा था तो क्यू के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा था, यहाँ कोई रिपल्शन के लिए कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अब अगर सेकंड क्यू को आप यहाँ तक लेके आते हो, अब इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, अब सिस्टम क्रिएट हो रहा है, चाहे वो यहाँ रखो, चाहे वो यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो। सेकंड चार्ज, इंग्लिश में हिंदी में जो चाहो वो लिख सकते हैं, व्हेन सेकंड चार्ज is taken from infinity to filled, then work will be done. तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सेकंड चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा वो चेक करेंगे, और तीसरे को लाने में कितना काम करना पड़ेगा वो चेक करेंगे। सेकंड को लाने में वर्क करना पड़ेगा k q q by a, दोनों q q सेम है, Q1 Q2 K Q1 Q2 by R। हाँ ना, मैं जवाब देते हैं बच्चों, क्या सबके पास समझ में आ गई है? इतना काम आपको करना पड़ेगा जो इसमें पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होगा। बात क्लियर होगी आप सबको? ये वर्क किसका लेके हो, आप लेके आए हो, तो ये एक्सटर्नल वर्क है जो आप लेके आ रहे हो। थर्ड क्यू चार्ज को जब लेके आओगे, व्हेन सेकंड चार्ज इज टेकन, जब थर्ड को लेके आओगे तो दो फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है, इसको लाने में कोई काम नहीं हुआ, इसको लाने में काम हुआ इतना। थर्ड चार्ज को लाने पर दो चार्जेस के अगेंस्ट लेके आए हो, तो ध्यान से सीखना भैया, ये W2 W3 को देखना क्या लिख रहा हूं, एक इसके अगेंस्ट वर्क और इसके अगेंस्ट वर्क। क्या आप सबको ये W3 समझ में आ गया क्या? तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, 3kq स्क्वायर पैकेज है ना। मैं जवाब दीजिए कि आप सबको क्लियर हो गया कैसे सिस्टम को क्रिएट किया गया है, पक्का बता दीजिए। पहले चार्ज को लेके आए, फिर दूसरे को लेके आए, फिर तीसरे को, इनमें से किसी को मर्जी पहले ले आओ, किसी को बाद में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पूरी बातचीत क्लियर होगी आप सबको? ध्यान से क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। सर यहाँ पे अगर स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर हो, मतलब ये अच्छा स्ट्रक्चर स्क्वायर हो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया अगर ये स्क्वायर हो तो क्या होगा, लिख लीजिए, जगह बना के बताते हैं फिर आपको कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है, पूछा गया था जो स्क्वायर के बारे में। चेक करें, सभी पे क्यू चार्ज पड़ा है, बस आप 1 2 3 4 मार्क करते जाओ और वैल्यू लिखते जाए। माना सबसे पहले इसको लेके आए, बाकी नहीं प्रेजेंट, तो कितना वर्क होगा पहले वाला, तो पहला तो हो गया 0, प्लस सेकंड इसको लेके आए तो कितना वर्क होगा, एक ही वर्क आना था, लिख दिया। थर्ड को लाने में दो काम होंगे, ये थर्ड हो गया। दो काम कौन कौन से, एक इसके अगेंस्ट और किसके अगेंस्ट, क्या क्या वैल्यू आ जाएगी थर्ड वर्क की, वो तो आएगा ही नहीं, एक kq स्क्वायर बाय a और एक kq स्क्वायर बाय √2a। वांट योर कमेंट डियर? क्या समझ में आ रहा है? पहला काम, दूसरा काम और एक तीसरा काम। चौथे वर्क को अगर निकालना है और जिस q को लेके चौथी बार में, तो दो वर्क तो ये होंगे और एक वर्क ये होगा। ये तीन टर्म्स लिखनी है, दो a डिस्टेंस की लिखनी है और एक √2a डिस्टेंस की लिखनी है। आप और बच्चों का जवाब चाहिए, क्या आप सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? क्लियर है? जोड़ लो, kq स्क्वायर बाय a की 4 टर्म्स हैं और √2a वाली 2 टर्म्स हैं। थोड़ा और सोल्व कर लो करना चाहते हो। गॉट इट? एक क्यूब है, ए साइड का क्यूब, हर कोने पे क्यू चार्ज पड़ा है। आठ चार्जेस दिए, 4 ये 4 ये 8 चार्जेस। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है भैया, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सोचिए जी,
क्वेश्चन का आंसर निकालना है आप लोगों को। इसको निकालने से पहले वापस इस क्वेश्चन पे आइए, वापस इस क्वेश्चन पे आइए। इस तरह के बहुत सारे चार्जेस के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, आप पॉसिबल डिस्टेंसेस लिख लीजिए। इस क्वेश्चन पे आए हैं, इसमें पॉसिबल डिस्टेंसेस बिटवीन टू चार्जेस दो ही हैं, a एंड √2 है। या तो a डिस्टेंस की इंटरेक्शन है या √2 डिस्टेंस की इंटरेक्शन है। इसमें a √2 है और √3 है, डिस्टेंसेस की इंटरेक्शन है। या तो दूरी a हो सकती है दो चार्जेस के बीच की, या √2 हो सकती है, और क्यूब डायनोम के हिसाब से √3 ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं। आंसर यही आएगा, चेक करना। इस एक क्यू चार्ज की a डिस्टेंस की इंटरेक्शंस गिन लो। क्यू चार्ज की क्यू के साथ a डिस्टेंस की इंटरेक्शन 2 है। क्या तुम्हें इस चार्ज की 2 इंटरेक्शन समझ में आ गई? और ऐसे 4 पार्टिकल हैं। ऐसे कितने पार्टिकल हैं? 4। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और हर किसी को 2 बार गिन लिया, क्योंकि ये इंटरेक्शन भी गिनी और ये भी गिनी, तो ये वाली और ये वाली यानी इनकी तो 2 बार कंसीडर हो चुकी थी। अब ध्यान सुनना, इस चार्ज पार्टिकल की √2 डिस्टेंस की कितनी इंटरेक्शन है? इस चार्ज पार्टिकल की √2 डिस्टेंस की 1 इंटरेक्शन है। ऐसे कितने पार्टिकल हैं? 4 हैं, और हर पार्टिकल 2-2 बार कंसीडर होंगे। चेक कीजिए, ये आंसर और ये आंसर सेम है। एक बार और बोलूंगा और मल्टीपल टाइम वीडियो देखते रहिए बात को समझने के लिए। इस क्यू चार्ज की a डिस्टेंस की कितनी इंटरेक्शन है? बोलिए ना, इस क्यू चार्ज की a डिस्टेंस की कितनी इंटरेक्शन है? और ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? इस एक चार्ज की a डिस्टेंस की 2 इंटरेक्शन लिखी, ऐसे 4 पार्टिकल हैं और हर कोई 2-2 बार गिना गया था। ये मैच में 2-2 बार क्यों गिना गया? क्योंकि जब इन दोनों को गुना किया, इन दोनों को गिन लिया था, जब इनटू 4 किया तो ये वाली फिर से काउंट होगी, तो ये भी काउंट होगी और ये भी काउंट होगी, तो डिवाइड बाय 2 तो करना ही पड़ेगा। सेम हियर, इस क्यू चार्ज की √2 डिस्टेंस की कितनी इंटरेक्शंस हैं? 1। इसके साथ ऐसे कितने पार्टिकल थे? 4 में ये भी गिना गया, ये भी गिना गया, तो ये इंटरेक्शन 2 बार गिनी गई थी, तो 2 से फिर डिवाइड कर दिया। अब यहां आ जाइए, इस क्यू चार्ज की a डिस्टेंस की कितनी इंटरेक्शंस हैं? 3। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? और हर कोई 2 बार गिना गया होगा, क्योंकि जब इसको गिना था इनटू 8 में वापस जब किया तो ये वापस गिना गया होगा, तो डिवाइड बाय 2। इस क्यू चार्ज की √2 डिस्टेंस की कितनी इंटरेक्शंस हैं? 2। इस क्यू चार्ज की √2 डिस्टेंस की 3 इंटरेक्शंस हैं। ऐसे 8 पार्टिकल है, हर कोई 2 बार गिना गया। 3 कैसे हैं? जो क्यू किसी वर्टिसेस पे होगा वो 3 स्क्वायर के साथ डायगोनल पे चार्ज के साथ इंटरेक्शन कर पाएगा, तो √2 डिस्टेंस की इसकी 3 इंटरेक्शन आएंगी। ऐसे 8 पार्टिकल, हर कोई 2 बार गिनेंगे। हर क्यू चार्ज की क्यूब डायगोनल की इंटरेक्शन होगी a की। ऐसे 8 पार्टिकल है और हर कोई 2-2 बार गिना गया, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई बच्चों। ठीक है जी, नोट कीजिए। तो ऐसे इन सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है बच्चों, जो कि एक बहुत आसान सा काम है।
हेडिंग लिखिए अब आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है वैसे ही पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। आपको याद होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, ui माइनस uf था। याद आ गया होगा सबको? वो ध्यान देखना क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा uf माइनस ui। अब ये वर्क टोटल था किस चीज का, ध्यान से देखना, ये था टोटल वर्क डन जब चार्ज पार्टिकल को आप इनफिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आए थे, तो ये आ गया था u फाइनल, क्योंकि उस केस में इनिशियल पोटेंशियल कितनी होगी थी, 0। क्या सबको समझ में आ गई बात? ये आप लोगों को दिखवा रखा है पूरा का पूरा। क्लियर हो गया सबको? बता रखे हैं। यहां डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, ये इलेक्ट्रिकल का वर्क है, एक्सटर्नल का वर्क इसका अपोजिट होगा, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर लिखोगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। एक ही बात है। इसकी डेफिनेशन हमने लिखा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, एनी चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन by external force in taking unit charge। unit charge का मतलब +1 कूलम from infinity to any point of the field without acceleration is called electric potential at that point। क्या गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पोजीशन क्या होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड पर यूनिट चार्ज। यहां से इसका यूनिट क्या आएगा, यहां से इसका यूनिट आएगा जूल पर कूलम, जिसे क्या बोलते थे, वोल्ट। ये V का यूनिट आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल का होता है, वर्क होता है m1L2T-2, और कूलम का क्यू लिख दिया जाए तो m1L2T-2 Q-1। ये MKSQ सिस्टम में है, और SI सिस्टम में लिखना हो तो Q की जगह पर AT आ जाएगा, तो M1L2T-3 A-1। ये SI सिस्टम में आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। ध्यान से लिख लीजिए कुछ सारी चीजें। SI सिस्टम में और MKSQ सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। यूनिट है जूल पर कूलम विच इज कॉल्ड वोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हुई बच्चों। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन।
एंड ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है Q और आपको यहां से R डिस्टेंस की पोटेंशियल लिखनी है विच इज डिफाइंड एज VR। तो डेफिनेशन आपको बता रखी है, इसको फिक्स किया और उन्होंने डेफिनेशन क्या है, यूनिट चार्ज को इनफिनिटी से यहां से फील्ड तक लेके आना है। अब सिंपल सी बात है, Q चार्ज को लाने में वर्क हुआ था इतना, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो होगा इतना। क्या तुम सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? जवाब नहीं है तुम सबका? Q चार्ज को लाने में कितना काम होता है? Q चार्ज को लाने में वर्क होता है इतना, टू क्रिएट द सिस्टम। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम होगा? Q की जगह पे 1 कूलम रखा तो वर्क होगा इतना। तो व्हाट इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम एनी पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय kq by r। ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये VR वर्सेस R का ग्राफ है। सबको बात समझ में आ गई होगी? प्रोपोर्शनल टू 1 by R। क्लियर है बच्चों? सभी को बात समझ में आ गई है? VR वाले कैसे बनेगा ग्राफ? R घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगी, R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगी। ये ग्राफ तुमने पहले बनवाया आप लोगों को, मैंने याद है क्या आप सबको ये ग्राफ? पक्का ध्यान है? नोट कर लीजिए यहाँ की बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। U by Q, वर्क डन टेकिंग यूनिट चार्ज हो जाएगा ना, इस Q को अपॉन में है। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ ग्राफ तक आप लोगों ने बना लिया? Electric potential is a scalar quantity. Potential at infinity is taken 0. कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, इनफिनिटी में पोटेंशियल 0 ली जाती है। If more than 1 charges are present, then net potential at any position is given as sum of the potential due to individual charges. Sum of the potentials due to individual charges. V का एक्सप्रेशन जो आपने kq by r लिखा है, Q will be placed with sign। क्या आप सबको एक पॉइंट समझ में आ गया? लिख लीजिए बच्चों। बेटा थोड़ा
थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 5 मिनट के ढंग से सुनना। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको नोट वाइज देखिएगा आप सब बच्चे। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इफ ओनली external and conservative forces are involved. एक्सटर्नल, जैसे तुम चार्ज को पकड़ के ले जा रहे हो, तुम्हारा वर्क, और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स हो या कोई कंजर्वेटिव हो, एक ब्लॉक को उठा के तुम ऊपर लेके जा रहे हो, दो फोर्स प्रेजेंट हो गए, ग्रेविटी और एक जो तुम लगा रहे हो, जो तुम लगा रहे हो उसका नाम एक्सटर्नल रखा है। हालांकि फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल हो सकता है। all those type of forces are non conservative forces के जो वर्क हैं उन सब तुमने जीरो मान लिया है। एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं, उसके अलावा कंजर्वेटिव को अलग गिनना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। समझ में आ रहा होगा सबको बच्चों? गड़बड़ नहीं करना, ढंग से सीख लेना। तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन आंसर भी दोनों दिए होते हैं, वो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा, वो तुम्हें यहीं से क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन की वर्डिंग भी समझ में आ जाएगी। पहले ढंग से सीखते चले जाइए। इफ प्रोसेस इज स्लो, स्लो का मतलब स्पीड कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो। प्रोसेस स्लो का मतलब ये वाला होता है, एक्सीलरेशन जीरो। इसका मतलब के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल होगा, क्योंकि स्पीड तो बदली नहीं है। तो क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ ही नहीं है, बड़े स्लो लेके आए हैं हम लोग पार्टिकल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल और कंजर्वेटिव का वर्क होता है ui माइनस uf। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ गया, uf माइनस ui। क्या अब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है क्या? कंजर्वेटिव का वर्क कितना है, ui माइनस uf। एक्सटर्नल का वर्क कितना है, कब है ये आंसर, जब प्रोसेस शुरू हो तब। क्या तुम सबको समझ में आ गई बच्चों ये बात? कुछ पॉइंट है जो नोट वाइज लिखते चलेंगे। ये पहला नोट है, फटाफट लिख लीजिए बच्चों। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क जीरो है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। Work done by external UF minus UI if process is slow। ध्यान से देख लीजिएगा। नोटिंग कर रहे हैं हम लोग, चीजों को देख रहे हैं। ये Q चार्ज है, दो पॉइंट ले रहे हैं A एंड B। R1 डिस्टेंस पर पॉइंट है, R2 डिस्टेंस पर पॉइंट है। पोटेंशियल एट R1 कितना होगा, पोटेंशियल एट R1, पोटेंशियल एट R1 हो जाएगा KQ by R1। पोटेंशियल एट R2 कितना हो जाएगा, KQ by R2। क्या तुम सबको समझ में आ गया पोटेंशियल R1 क्या होगा, पोटेंशियल R2 क्या होगा? Q पॉजिटिव है, भूल मत जाना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये पोटेंशियल की वैल्यूज लिख दी है, ठीक है जी। इसी को कंटिन्यू ले रहे हैं। अब Q चार्ज इज टेकन फ्रॉम, Q चार्ज इज टेकन फ्रॉम, अरे तुम अगर Q पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, इफ Q पॉजिटिव, तो VR1 और VR2 को कंपेयर करना है। विच पोटेंशियल इज हायर, R छोटा होगा तो ये बड़ी आएगी, VR1 VR2 से बड़ा है, चेक करना। A Q charge is taken from
A to B very slowly, then find work done by external and work done by electrical. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल तो भूलना ही नहीं क्या होता है, हमेशा UI माइनस UF होता है, हमेशा। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम Q चार्ज को रख दोगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगा? उस साइड, A से B की साइड, उधर जा रहा है फोर्स, उधर ही जा रहा है, तो वर्क पॉजिटिव है इलेक्ट्रिकल का। अब चेक करना, ये क्या लिखोगे? KQQ by R1 minus KQQ by R2। R1 छोटा तो ये एनर्जी बड़ी, ये एनर्जी छोटी, आंसर तो पॉजिटिव है। इसको चेक करो क्या बन गया? Q टाइम V इनिशियल माइनस V फाइनल। आयना में जवाब दे दीजिए, दैट इज Q टाइम पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव। डेल V का मतलब हमेशा V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा, तो नेगेटिव कॉमन आएगा। समझ में आ गया क्या? ये नेगेटिव पॉजिटिव ढंग से सीख लेना। डेल V का मतलब क्या होगा? V फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है फिजिक्स में, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल है। एक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल समझ में आ गया? क्या प्रोसेस स्लो है? तो जवाब है यस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पक्का क्या आएगा? UF माइनस UI। क्यों? बिकॉज प्रोसेस इज स्लो। अरे आयना में जवाब दो ना, कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है? ये Q पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इधर, ये ना भागे, इसके तुम्हें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर, तभी तो स्लो जाएगा ये। इधर लगा के रखो फोर्स। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? एक्सटर्नल फोर्स किधर क्यों लगा रखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स को धक्का मारे, उधर वो ना भागे, स्पीड ना पकड़े, एक्सीलरेशन ना आए, इसके इधर फोर्स लगाना पड़ेगा और स्लोली स्लोली उधर लेके जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो इधर ही है, तो इलेक्ट्रिकल का वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इस क्वेश्चन में? एक्सटर्नल का वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इस केस में? ये होता है UF माइनस UI। तो KQQ by R2 माइनस KQQ by R1। Q कॉमन आ गया, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटर्नल का ये फॉर्मूला कब है? व्हेन प्रोसेस इज स्लो। समझ में आ गई तुम सबको बात? कब है ये रिजल्ट? व्हेन प्रोसेस इज स्लो। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क कैसा है तुम सबको समझ में आ गया बच्चों? पक्का बोल दीजिए, ये बात लिख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कंटिन्यूटी में इसके नीचे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है, कल हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सर बात सुनो, ये जो आपने F एक्सटर्नल लगाई है, ये इलेक्ट्रिकल वाली फोर्स को जीरो करके और उससे ज्यादा इलेक्ट्रिकल को जीरो नहीं किया, इलेक्ट्रिकल के एग्जैक्ट बराबर फोर्स लगा रखा है। तो फिर वो तो रुक नहीं जाएगा और इक्वल है। रुक जाएगा अगर ये पहले से रुका हुआ हो तो। इलेक्ट्रिकल से बिल्कुल इसको जरा सा माइन्यूट किया, इतना माइन्यूट किया, इट स्टार्ट जस्ट मूविंग, और एक बार मोशन में आ गया तो बराबर कर दिया। उसके बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, अभी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, नोट कीजिए, कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद की चीजें।